आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को जब आप ध्यान से देखेंगे, इसका नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे टर्म है आपके पास रिप्रोडक्टिव और अलग से हेल्थ लिखा हुआ है। जब छोटा बच्चा इंग्लिश सीख रहा होता है ना, तो उसको कुछ चीजों की मीनिंग सिखाई जाती है। मीनिंग बोलने का मतलब बोल दिया कि हाँ भाई, वन वर्ड में इसका यही मतलब होता है, इसके सिवाय इसकी कुछ मीनिंग नहीं होती है। जैसे आपको सिखाया गया था बचपन में कि अगर आप CUP कप बोलते हैं तो कप का मतलब कप ही होता है। वो सिर्फ क्या है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक छोटा सा हैंडल होता है जिससे हम चाय पीते हैं। ठीक है, बोलने का क्या मतलब है कि उसका और इसका क्या कनेक्शन है। मैंने आपको इसलिए छोटा सा एग्जांपल दिया क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो टर्म है ये भी एक डेफिनेशन कैरी करता है, और हेल्थ जो एक टर्म है ये भी एक डेफिनेशन कैरी करता है। जब आप छोटी क्लासेस में, 9th क्लास में या उससे भी अर्लियर क्लासेस में, आजकल तो 6, 7, 8 के बच्चे डिजीज वगैरह तो पढ़ते ही हैं, वो तो उनको भी पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो जब वो उसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो उनको भी हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो बताई जाती है। तो हेल्थ को आप बचपन से जो डिफाइन करते आ रहे हैं, सो मैं बताती हूँ आपको। अगर आप बहुत ओल्ड बुक्स में देखेंगे ना, तो वहां पे बोला जाता है टोटल वेल बीइंग ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इन फिजिकल, बिहेवियरल, मेंटल, सोशल एस्पेक्ट्स। मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया हेल्थ। तो हेल्थ की डेफिनेशन तो आती है आपको। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करी जाए तो ये और वास्ट सेंस में हमारे पास अवेलेबल है। रीजन ये है कि रिप्रोडक्शन के ऑल एस्पेक्ट्स में हेल्दी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर कोई फीमेल है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, उसकी बॉडी में कोई एरर नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवम जो रिलीज हो रहा है वो ओवम वेट भी कर रहा है, लेकिन स्पर्म की एंट्री होते के साथ स्पर्म जब जा रहा है और उसने फर्टिलाइज भी कर दिया, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज में गया, तो फीमेल का जो यूट्रस है, ये वाला जो पार्ट है फीमेल का जो यूट्रस है, ये उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा फैसिलिटी किस चीज की, इम्प्लांटेशन के लिए। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिजीज। अब यहाँ पे उसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा, बोला जाएगा फीमेल को नहीं भाई, इसका तो क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। मेल बिल्कुल हेल्दी है। एक और चीज है कंपैटिबिलिटी नाम की, जो चीज मैंने आपको बॉटनी में पढ़ाई थी। यहाँ भी एक टर्म आता है आपके पास, कंपैटिबिलिटी। क्या आता है? कंपैटिबिलिटी। अब कई बार ऐसा होता है कि जो स्पर्म है वो बिल्कुल हेल्दी है और सारी चीजें सही है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाने के बाद दोनों में, मतलब स्पर्म में और जो ओवम का जो पूरा का पूरा वहां पे क्या है, जो इन्वायरमेंट है, दोनों में कहीं से भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, कभी भी जो प्रेगनेंसी है वो लीड नहीं करेगी। प्रेगनेंसी तो बहुत दूर की बात है, पहले इम्प्लांट तो कर जाए, इम्प्लांट करेगा उसके बाद ही हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप समझना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है समझनी कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी फिजियोलॉजी में दिक्कत है, तभी प्रॉब्लम है। अब फीमेल है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल हेल्दी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीमेल को इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो गया। उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसने खुद ही अब नॉर्मल कैसे करा, तो स्ट्रेस की वजह से। तो इसके डेफिनेशन में फिर इमोशनल भी ऐड किया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में। सेम प्रॉब्लम जो है वो मेल में भी अवेलेबल होता है। बच्चे कहते हैं मैम मेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या स्ट्रेस लेने से? बिल्कुल होगा। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो भी वहां पे इंटरप्ट हो जाता है, उसमें भी इंटरप्शन होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलती है कि जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे
तो दैट मीन्स टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। याद करा दिया मैंने, क्या बोला मैंने? टोटल वेल बीइंग, पूरा कंप्लीटली वेल बीइंग होना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स। जब हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश का ऐसा वर्ड है, बहुत सारी चीजों को अपने आस पास सराउंडिंग लपेट के रखता है। ऑल एस्पेक्ट्स की बात करी जाती है तो आप जितने दूर तक सोच सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं इसके रेडियस में, वहां तक आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब ऑल एस्पेक्ट्स बोलने का मतलब फिजिकली भी फिट होना चाहिए, इमोशनली भी फिट होना चाहिए। इमोशनली बोलने का मतलब मेंटली भी फिट होना चाहिए, बिहेवियरली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी फिट होना। आजकल सोशल डिसऑर्डर भी बहुत तरह के हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात करूं, क्लॉस्ट्रोफोबिया, और जीन में अगर किसी के कोई डिजीज डिसऑर्डर है तो ऑब्वियस है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में उसके बच्चों में जाएगा ही जाएगा। ये कॉमन सी बात है, इसमें मुझे आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये टोटल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये कहना किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसने बोला कि भाई एक काम करो, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो डेफिनेशन को, एक काम करो, इसको शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट रहने दो, ठीक है। तो जब हम अकॉर्डिंग टू WHO लिखते हैं तो डेफिनेशन भी उसी तरीके से हम लोगों के सामने निकल के आता है। कैसे? तो हम लोग उसी तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन हम लिखेंगे जरूर, लेकिन बस उतना ही लिखेंगे जो WHO के अकॉर्डिंग है और जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, बताइए आपको WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका बहुत वास्ट वर्क है, छोटा काम नहीं है इसका। आपको याद होगा जब कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले बनी थी ना, तो बार बार टेलीविजन में न्यूज पे आता था कि WHO ने हरी झंडी दिखा दी है, WHO ने इसको क्या किया, ऑथराइज कर दिया है। WHO का काम क्या है कि पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन है, कोई मेंबर है जिसको हैंडल होल्ड करने का काम करना है, नहीं। ये इसके बारे में जब हम लोग बात करें, WHO के बारे में जब हम लोग बात करें, तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स की टीम जो है वो अवेलेबल है काम करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या बात करते हैं, शॉर्टकट में जो शॉर्टेस्ट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज टोटल well-being in all aspects of reproduction। अब इसमें जो जो सोच सकते हैं ना, वो आप ऐड करते जाइए इसमें। अब ऐसा नहीं कि इसके बाद रटने बैठ जाइए, नहीं। वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, दैट इज सच एज, यहाँ पे कैसे कैसे हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज मेंटल सबसे पहले आएगा। इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH और FSH, तो पिट्यूटरी इसको सिक्रीट करता है, याद ही आपको, ठीक है। तो हम लोग इसमें मेंटल भी ऐड करेंगे, ठीक है। इमोशनल, मेंटल और इमोशनल भी कर सकते हैं, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। हर तरीके से उसको क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। तो हमने ये किसके रेडियस के आजू बाजू देखा है? रिप्रोडक्शन के आसपास के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और किसी चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो पॉजिटिव पॉइंट है। नंबर वन, हम सिर्फ ह्यूमन का पढ़ाई करेंगे।
नंबर 2, हमें किसी और फुल बॉडी पार्ट में कहीं का कोई डिजीज डिसऑर्डर XYZ हमें पढ़ना ही नहीं है। हम जो पढ़ेंगे भी वो STDs ही होगा, उसके आसपास से जो रिलेटेड चीजें होंगी, जो एरर होगा उसी का करेक्शन बस यहाँ पे आपको पढ़ना है, और कहीं पे कुछ इसमें नहीं है। बहुत ही आसान से चैप्टर है, ठीक है। एक और चीज है, आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग NCERT बुक में से 3 चैप्टर्स रिड्यूस हो गए, कुछ चैप्टर्स के कुछ पार्ट्स को रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन ये चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ। रीजन क्या है? उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन छिपा हुआ है, और जिसकी वजह से मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और अदर टीचर भी सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आपको किसी चीज की नॉलेज होती है, आप उसको आगे स्प्रेड करेंगे। अगर नहीं है, अगर मिथ्स हैं, जैसे कि मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह पढ़ाया था, तो आपको खुद भी पता होगा कि उसके बारे में आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। पता करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी इसमें तो बहुत इनॉर्मस मिथ्स जो है वो भरे पड़े हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों को। तो उसको दूर करने के लिए, तो अगर इस एज के सारे बच्चे पढ़ेंगे आपके एज के, तो वही आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से इस चैप्टर को रिड्यूस नहीं किया गया। दूसरी बात, बहुत ओल्ड जनरेशन की किताबों को ढूंढना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो उसमें ये चैप्टर नहीं था। पहले जब फर्स्ट टाइम इसको डाला जा रहा था, तो इसको लेके बहुत हंगामा हुआ कि ऐसे चैप्टर्स को बच्चों की बुक में नहीं डालना चाहिए। लेकिन फिर वहां पे ये तर्क दिया गया कि नहीं, अगर डाला जाए और बच्चे इसको पढ़ेंगे सीखेंगे, तभी आगे और लोगों को क्या करेंगे, इसके बारे में अवेयर करेंगे। बस इस पर्पस की वजह से इस चैप्टर को डाला गया है। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको समझने में कोई रॉकेट साइंस की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। कोई जेनेटिक्स का चैप्टर तो मैं करा नहीं रही, लेकिन हाँ, अब चैप्टर है तो क्वेश्चंस भी से आएंगे ही आएंगे, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो ये तो खैर आपने कर लिया, ये तो थी डेफिनेशन की बात। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी हुई है कि इसको लेके इतना सोचा जा रहा है। अब एक ना छोटा सा केस मैं आपको बताती हूँ। अब आप एक ऐसे पेरेंट के बारे में सोचिए जिसके कि किसी बच्चे को ऑटिज्म हो रखा है, AUTISM, ऑटिज्म। मतलब वो बच्चे जो स्लो लर्नर्स होते हैं, बहुत ही स्लो, स्लो नहीं सुपर स्लो, कई तरह के होते हैं। और आज के डेट में तो खैर नंबर ज्यादा बढ़ गया ऑटिज्म वगैरह के केसेस में। तो अगर कोई ऐसे पेरेंट है जिसके किसी बच्चे को ऑटिज्म है, तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी पूरी लाइफ, फुल लाइफ, कभी वो चैन की नींद सो पाते होंगे? नेवर, कभी भी नहीं, ठीक है। या फिर अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कि कोई बाय बर्थ एरर था, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था, अगर उन्होंने शुरू के टाइम में, फीटल डेवलपमेंट के टाइम में उसको पता कराया होता, उसको डायग्नोज कराया होता, तो आगे जाके उनको प्रॉब्लम नहीं होती। और डायग्नोज कराना तो दूर की बात है, उसकी भी पहले अगर हम बात करें, उनको कोई एरर होता ही नहीं। कई बार तो लाइफस्टाइल की वजह से भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे मैं आपको समझा रही थी, जब मैंने आपको टेस्टोस्टेरोन के लेवल का इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट समझाया, जब मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाया। तो एक क्वेश्चन जो है, जो पूछा जाता है और जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा आपको सिनेरियो देखना है, पूरा जो रेडियस घूम रहा है इस चैप्टर का, उसका एक मेन पर्पस है, एक मेन एम है कि हर तरीके से क्या होना चाहिए, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हेल्दी तो हो। लेकिन यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन में ऐड करा है, तो ये अगर मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो हर एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। मात्र ऐसा नहीं है कि दिखने में हेल्दी है तो हम सोच रहे हैं कि नहीं हेल्दी है। जेनेटिक्स आगे जाके मैं आपको टर्नर सिंड्रोम भी सिखाऊंगी, और वहां पे साफ साफ मैं आपको लिखवाऊंगी कि ये फीमेल जो है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बना हुआ, ओवरीज आर नॉन फंक्शनल, मेमोरी ग्लैंड है प्रेजेंट, मेमोरी ग्लैंड्स आर नॉन फंक्शनल। क्या फायदा, यूजलेस हो गई वो फीमेल नेचर के लिए। साइंटिफिकली अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसको नेचर के अकॉर्डिंग यूजलेस माना जाता है। साइंस के लैंग्वेज में मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई यूजलेस नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि बायोलॉजी के हिसाब से इस पूरे लिविंग सिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्पीशीज को कंटिन्यू करना या कंटिन्यू कराना, ठीक है।
तो इन सब को देखते हुए हमारे इंडिया में क्या हुआ, आपने नाम भी सुन रखा है और टेलीविजन पे भी बहुत ज्यादा ऐड आता है इस रिगार्डिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग आई, फिर क्या आई, फैमिली प्लानिंग। सुन ही रखा है आपने कि जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं उनके टू ऑफस्प्रिंग ही, मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं उसके टू ऑफस्प्रिंग ही होंगे, टू ऑफस्प्रिंग से ज्यादा नहीं होंगे। तो एक चीज याद रखेंगे कि इसको इनिशिएट कब किया गया, 1951 में। ये बायोलॉजी का कोई कॉपीराइटेड क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी बीपीएससी में भी पूछा जाता है, तो आपको इसके लिए ईयर जो है वो याद होना चाहिए। काफी आसान सा है, ठीक है। मतलब आजादी के 4 साल के बाद, 1947 के 4 इयर्स के बाद, दैट इज इन 1951। अगर लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ना इसका इम्प्लीमेंटेशन कब किया गया, तो नेवर, आज तक नहीं हुआ है। कभी आपने ऐसा सुना है कि हमारे कंट्री में ऐसा अलाउ कर दिया गया है, बोला गया है, मतलब बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दिया गया है, बोला गया है कि कोई भी जो पेरेंट है, कोई भी जो कपल है, वो 2 बच्चों से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो गया ना तो इसको लेके ही लोग हाहाकार मचाएंगे। तो ये सबसे बड़ा क्या है, ये हमारी कंट्री की सबसे बड़ी इलिटरेसी है, जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाते 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 जब कई जनरेशन बीतेंगे, तब जाके लोगों को इस चीज की समझ आएगी कि नहीं भाई, अगर ऑफस्प्रिंग का नंबर कम है, अगर जो चिल्ड्रन है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उनका नंबर कम है, तो उसका बहुत सारा बेनिफिट है आगे जाके। और जितनी भी सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सबका सोल्यूशन जो है वो यहीं पे छुपा हुआ है। तो इसको इनिशिएट किया गया 1951 में, मतलब स्लोगन बनने स्टार्ट हुए, लोगों को बताया गया, फिर प्रिंट मीडिया आया इसके बीच में, टेलीविजन आप जब देखेंगे उसमें ऐड आएगा, थिएटर में मूवी देखने जाएंगे वहां पे बीच में ऐड आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, ठीक है। तो काफी, मतलब इतने डिकेड से, इतने पुराने समय से जो है ये चीजें, लेकिन कितने लोग अवेयर हैं। क्लास में बच्चों ने बोला हाँ मैम ऐसा ऐसा, मैंने बोला एक काम करो, तुम्हारे में से ना हाथ ऊपर करके मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने पेरेंट के सिर्फ टू ही ऑफस्प्रिंग है, टू से ज्यादा नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 70 के स्ट्रेंथ में से मात्र 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो मैंने बोला कि एग्जाम्पल खुद अपने बीच में ही ढूंढ लो, समझ आ जाएगा कि क्या रीजन है। अब अगर इस जियोमेट्रिक रेट के साथ जो अगर इंडिया की पॉपुलेशन अगर ग्रो करती रही, तो आपको पता ही है, अभी तो खैर वैसे भी कंडीशन है इतनी बुरी कि अगर एक प्यून के पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकले ना तो लाखों फॉर्म डलते हैं उसमें। मतलब जितने फॉर्म नीट के लिए भरे जाते हैं उतने फॉर्म उसके लिए भी भरे जाते हैं, ये हालत खराब है अभी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये सब अवेयरनेस देने के लिए, और ये पॉपुलेशन तो ग्रो करता जा रहा है, लेकिन कोई कभी मेरे ख्याल से, चाहे वो विलेज में पर्सन रह रहा हो या सिटी में पर्सन रह रहा हो, कभी कोई इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं देता कि उस फीमेल की हेल्थ का क्या होगा जो ईच एंड एवरी ईयर वन जो चाइल्ड है उसको प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज जो है वो उसकी बॉडी से ही कंज्यूम होके फिटस डेवलप होता है। आपने प्रीवियस चैप्टर जो अभी अभी पढ़ रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज आई, ये याद करा दिया मैंने आपको, हमेशा याद रखना है कि फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951। 1951 जहां बैठे वही 5 बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको 1951 में इनिशिएट किया गया, इम्प्लीमेंट आज तक नहीं किया गया, किसी ने नहीं किया, ठीक है। करेंगे तो करने से पहले हंगामा ज्यादा मचाएंगे, सोचना समझना है नहीं कि भाई आप ही के भले के लिए बोला जा रहा है, हंगामा बेकार का मचाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको 1951 में बस इनिशिएट कर दिया गया, अपनी तरफ से धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो हम लोग की डेथ हो जाएगी तब तक भी इम्प्लीमेंट तो नहीं होगा, ठीक है। अब एक और चीज इसमें आगे आती है, जो आप सुनते हैं आरसीएच प्रोग्राम। अब आया यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ आरसीएच प्रोग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं आरसीएच प्रोग्राम्स, ठीक है। इसका जब फुल फॉर्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बस ये है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसका एम क्या है, क्यों बनाया गया, क्या है ये, व्हाट इज दिस,
तो इसको इसलिए बनाया गया, और ये जो प्रोग्राम्स है वो इसलिए चलाए जाते हैं कि लोगों में रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में उनको नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाए, प्लस उनको ये बात भी सिखाई जाए कि इससे रिलेटेड जो फैसिलिटीज है उसको भी प्रोवाइड करना है, तब जाके एक सोसाइटी जो है वो हेल्दी होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अब अगर कोई ऐसा करे कि एक रिमोट एरिया में जाके बड़े बड़े 5 स्टार होटल बना ले, और वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाए, बड़े बड़े मॉल बन जाए, लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन की रातों रात ऐसी तबीयत खराब हो जाए कि उसको सर्जिकली ऑपरेट करना पड़े, तो उसके आसपास में 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं हो, तो अब आप सोच के देखिए कि उस जगह का क्या होगा। क्या हम उसको डेवलप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जब ये आरसीएच प्रोग्राम बोला जा रहा है तो आप यहाँ पे बार बार प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, या फिर जब इनको बुक्स में लिखा जाता है तो प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऐसा क्यों लिखा जाता है? तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया जो कि काफी क्रिस्टल क्लियर करने में आपके केपेबल होगा कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैसिलिटीज, कि अगर आपको यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स को इनहेंस करना है ज्यादा से ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फैसिलिटीज भी वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है? लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम करेगा। तो कभी भी कहीं पे भी अगर आप सबसे पहले कोई सिटी बनाना चाहते हैं या कोई ऐसा, और लोग अब करते भी हैं, लोगों में इतनी चुकी है कि वो सोचते हैं कि नहीं हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसे हॉस्पिटल, और कई लोग तो खुद ही वहां पे फ्लैट नहीं बुक करते, देखते हैं कि नहीं भाई यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल पुअर है, तो क्या करेंगे, वहां पे मरने के लिए थोड़ी जाएंगे, तो जिसकी वजह से वहां पे बुक नहीं करते वो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि अब बहुत सारी चीजें ऐसी है ना आपके बुक में जो कि मैं आपको बता रही हूँ, उसको फटाफट समझते चले जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, मैं समझा क्या रही हूँ उसके लिए मैं काम करती हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा तो बुक से पूछा नहीं जाता, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको समझा क्या रही हूँ। इस चैप्टर से मैं आपके एनसीईआरटी के बाहर एक सिंगल वर्ड भी नहीं जाऊंगी। हाँ, जब आगे के एसटीडीज या फिर आईवीएफ वगैरह को समझाने के लिए मुझे जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे ऑडियो की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी हेल्प हम लोग लेंगे। ठीक है, बट अभी मैं आपको ये पेज समझा रही हूँ, मैं बता देती हूँ। इससे क्या होगा ना, थोड़ा जल्दी आपको समझने में भी आसानी होगी। नहीं तो ऐसे लगेगा ना कि आप ऐसे हवा में लेक्चर सुन रहे हैं। वैसे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं हमने इसको नीट के लिए अभी के अभी तैयार कर लिया, इसके बीच में से क्वेश्चन उठा के अचानक से पूछ लेते हैं, बस यही काम है नीट के एग्जाम का। देखिए ये जो पेज है आपके पास, सेकंड पेज इस चैप्टर का, मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, दिस वन। देखिए आप सुनते जाइए, अब समझ आएगा आपको मैं क्या बोल रही हूँ। अब ऑडियो का मतलब है कि अब तो खैर लोगों ने रेडियो सुनना बंद ही कर दिया है, काफी रेयर ही होगा। हाँ, विलेज एरिया में जाएंगे तो वहां लोग अभी भी सुनते हैं, अभी तो खैर फुर्सत ही नहीं, इतनी मूवीज आ गई हैं, और जब से ये अमेजन प्राइम XYZ आ गई हैं और नए नए वेब सीरीज बनने स्टार्ट हो गए, तो लोग तो भूल ही गए हैं कि रेडियो वगैरह होता क्या है। कुछ समय के बाद तो मेरे ख्याल से बच्चों को पता भी नहीं होगा कि होता क्या है ये। ठीक है, बोलने का ये मतलब है कि उसमें तो आप सिर्फ सुन सकते हैं, चीजों को देख तो सकते ही नहीं है। पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, पहले न्यूज सुनते थे रेडियो के ऊपर, या पेरेंट्स के पेरेंट्स से पूछिएगा तो आपको बताएंगे अच्छे से कि पहले वो क्या करते थे, न्यूज जो है वो रेडियो पे सुनते थे, तो उसके बीच में जब ऐड आता था ना, ऑडिबल, ऑडिबल ही है, उसमें थोड़ी दिखाई देगा आपको, तो उसमें भी ये एडवर्टीजमेंट्स सुनाए जाते थे, लोगों को उसमें भी अवेयर कराया जाता था कि जो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है हम दो हमारे दो, वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, विजुअल मतलब टेलीविजन पर भी जब आप बैठ के थोड़ी देख रहे हो और बीच में एडवर्टीजमेंट जब स्टार्ट होता है, तो आप देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग जो एडवर्टीजमेंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी दिखाया जाता है बीच में। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिलता है। तो
अब न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट क्यों देते हैं कि कोई तो देखेगा उसको, कुछ तो उसके ब्रेन में क्लिक करेगा। एनजीओज जो हैं, नॉन गवर्नमेंटल जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी बहुत सारे स्टेप्स जो है लिए हैं इसके लिए, ताकि लोगों के बीच में इसके रिगार्डिंग क्या किया जाए, अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाए। ठीक है, किस चीज के बारे में, रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में। हाँ, सबसे बड़ी जो चीज है इसके बारे में आपको, जो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को कुछ मिथ होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है इस बारे में, तो किससे शेयर करेंगे? पेरेंट्स से। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, बहुत बड़ा क्या मतलब सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। अगर इसके लिए भी मैं आपको एक जीरो लेवल का एग्जांपल दूं तो इसको समझिएगा ध्यान से। अगर हम किसी ऐसी फैमिली की बात कर रहे हैं जहां पे एक बच्चा अपने पेरेंट को खुद अपने सामने स्मोकिंग करता देख रहा है, अगर आप उस बच्चे को ना लाख बार बोल के भी थक जाए ना कि स्मोकिंग गलत है, नहीं करना चाहिए, वो नहीं मानेगा, बोलेगा भाई मेरे पेरेंट तो पीते हैं, कैसे गलत हो गया ये। तो इसलिए वो स्मोकिंग को गलत नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं। छोटा बच्चा जो कॉपी करता है ना, अब कई ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जिनके लिए ना ये सारी चीजें बिल्कुल कॉमन होती हैं, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि नहीं बस ठीक है, सब सही है। तो उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इतना बड़ा रोल होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स वो काम नहीं करते जो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे नहीं करें, वो करना नहीं चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि दिन रात लगातार फाइटिंग कर रहे हैं। स्कूल से जब कंप्लेन आती है कि भाई आपका बच्चा हमेशा क्लास में फाइटिंग करता है, तो कहते हैं नहीं हमारे तो फैमिली में आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं, पता नहीं कैसे क्यों फाइटिंग करता है। वही आप ही से सीख रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर पेरेंट ने उस बिहेवियर के बारे में या ये सारा जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन अगर बच्चे को सही सही दिया, तो उसमें भी बच्चों में क्या होगी, अवेयरनेस जाएगी। जो अदर क्लोज रिलेटिव्स हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल है, टीचर्स का। अब मैं आपको सिखा रही हूँ तो मेरा कितना बड़ा रोल हो गया, अभी आगे जाके आपके बहुत सारे मिथ्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं, तो मेरा बहुत बड़ा रोल हो गया। अब आपके अगर फ्रेंड्स अच्छे हैं, वही फ्रेंड्स का तो इतना बड़ा रोल है कि फिर पूछिए ही मत। आज के डे में आप जैसे बच्चों के लिए तो पेरेंट कुछ नहीं, टीचर कुछ नहीं, जो होते हैं फ्रेंड्स ही होते हैं। क्लास में अगर एक साथ इंस्टीट्यूट में अगर जितने बच्चे बैठे हैं ना, उसमें अगर विलेज से कोई एक बच्चा डे वन आता है, उसके हाथ में अगर वो क्या बोला जाता है, वो कीपैड वाला जो फोन होता है ना, वो तुरंत 2 डेज के बाद चेंज हो जाता है। उसके पेरेंट आके कहते हैं कि ये बच्चा हमें कह रहा था हमारे क्लास में सारे बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन है, हमें आपने ये पुराने जमाने का फोन दे रखा है, मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने। तो पेरेंट को वहां पे देना पड़ता है। तो ये जो पीयर प्रेशर है ना, ये जो फ्रेंड्स है, ये तो बहुत बड़ा रोल है इनका। तो आप सोच समझ के फ्रेंडशिप कीजिएगा कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, ये आपको सुधार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे ये बोल भी रहा है कि हैव अ मेजर रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। अब जो सेक्स एजुकेशन है, जिसको यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम ही यही डाल रहे थे, लेकिन इतना हंगामा हुआ इसकी वजह से, लिखने वाले थे चैप्टर 4 सेक्स एजुकेशन, लेकिन इसको लेके इतना हंगामा हुआ, बोला नहीं नहीं भाई काम करो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिख दो इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये इसलिए स्कूलों में ऐड किया गया है, और जिसकी वजह से मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ कि ये क्या करेगा, एनकरेज करने का काम करेगा राइट इंफॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? राइट इंफॉर्मेशन के लिए टू द यंग, so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects. तो दूसरी बात क्या है, proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, etc. AIDS एक एग्जाम्पल दिया है इस चैप्टर में, बहुत सारे एसटीडीज जो है आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. ठीक है, अब इस एज में जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, कई चीजें वो बिल्कुल नॉर्मल लेके चलते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई एसटीडीज जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें हवा सुनने को मिलता है, और ये एड्स जैसी जो बीमारी है ये हमें तो हो ही नहीं सकता। अगर वो गलत प्रैक्टिस में भी हैं तो उनके दिमाग में ये वहम होता है कि ऐसा जो डिजीज है ये हमारे बीच में कभी आ ही नहीं सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस दी जाती है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके। ठीक है, फिर यहाँ पे कि educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options. अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, ठीक है, अगर एक मेल है, ठीक है, मेल का ये सिंबल है, कई बार मैं यूज कर चुकी हूँ, और ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो
मेल भी है यहाँ पे, फीमेल भी है, और इनका जो एक ऑफस्प्रिंग है, सपोज कीजिए एक मेल चाइल्ड है, या मेल चाइल्ड छोड़िए, सपोज कीजिए एक फीमेल चाइल्ड है। फीमेल चाइल्ड है तो फीमेल चाइल्ड अगर हुई तो इंडिया में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा स्टेट इतना ज्यादा और बहुत ज्यादा, हाँ कुछ मेट्रो सिटीज में कुछ फैमिलीज को छोड़ के जिनके पेरेंट्स के पास अगर सच्चाई से बात करी जाए तो उनके पास एक ऑफस्प्रिंग को भी देने का समय नहीं है। तो वो आप सोचते हैं कि ठीक है भाई, एक फीमेल चाइल्ड है तो है, अब दुनिया बोलती रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लोग फ्री बैठ, अगर एक बेटी हुई ना तो तुरंत नेक्स्ट ईयर, मतलब बिना गैप लिए हुए वो कहते हैं कि नहीं, अगली बार हम एक बार और देखते हैं कि बेटा होना चाहिए। तो ये कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा, कौन इसके बारे में नॉलेज देगा, कौन इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? तो जो फर्टाइल कपल्स हैं वहां पे उनके लिए, या फिर जो यंग एज के जो बच्चे हैं उनके लिए, ये चीजें जो है वो प्रोवाइड करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कि सिर्फ ईच एंड एवरी ईयर जो ऑफस्प्रिंग है उसको प्रोड्यूस करने मात्र से नहीं होगा। अभी अगर ये मदर है तो इस मदर की बॉडी जब तक 3 इयर्स क्रॉस नहीं करता तब तक इस फीमेल की बॉडी रिकवर ही, भाई सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस लगाए अगर तो खुद भी एक बात समझ आएगी। लगातार डे 1 से लेके अप टू पार्चुरेशन ये फीमेल जो है इसने अपनी मदर की बॉडी से एक एक चीज को खींचा है। तो क्या इसकी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगी? नहीं, इसको पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए रिकवर होने का। रिकवरी होने के बाद ही ये एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती है, और हेल्दी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये खुद भी हेल्दी हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो तभी यहाँ पे आपको बोल भी रहा है कि केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, दोनों की केयर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब कंपनीज में जो फीमेल वर्क करती है उनको लगता है नहीं भी, ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये तो बिल्कुल ही जो विलेज वाली जो लेडीज होती है ना उनका काम है, हमें तो नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना? भाई उनको पता ही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज होती है। अगर वो, अब वो सोच रही है कि नहीं भाई, हम तो इतने एडवांस हो चुके हैं, हम मेरे पास तो इतने पैसे हैं, मन तो मैं तो 1 लाख रुपीज मंथली कमाती हूँ, इतना अर्न करती हूँ, 5 लाख रुपीज मंथली कमाती हूँ कि मैं बच्चे को महंगे से महंगा मिल्क जो है वो खरीद के दे सकती हूँ। उसको नॉलेज नहीं है इस बात की, उसको नहीं पता है कि मदर्स जो फर्स्ट मिल्क होता है या इनिशियल फ्यू डेज में जो मदर का मिल्क प्रोड्यूस होता है, दैट कैरीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज। उसको नहीं पता है तो वो यही वहम पाल के रखेगी। तो ये चीजें भी क्या करना है, उनको अवेयर करना है। फिर यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, दोनों के लिए। बचपन से ही जो फीमेल चाइल्ड है उसको भेदभाव देखने को मिलता है, तो वो यही देखती हुई बड़ी होती है कि अरे भाई मेल सुपीरियर होते हैं और फीमेल, मैं जो हूँ तो मैं इंफीरियर हूँ। अब आगे जाके जब उसके बच्चे होंगे ना वो भी सेम काम करेगी, वो भी मेल को बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीट करेगी, और फीमेल चाइल्ड जो है, बहुत सारे गांव वाँव वाले की रूरल एरिया में जब आप चले जाएंगे ना, कभी जाके ऐसी सर्वे करने जाइएगा, ठीक है। हम लोग तो जब छोटे थे स्कूल्स में थे तो प्रेसिडेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे, मतलब ग्रुप्स जो है स्कूल वाइज डिसाइड किया जाता था, जहाँ पे एक सर्वे का प्रोग्राम भी होता था, उसमें हमें रूरल एरिया में जाके सर्वे करना पड़ता था। मतलब कुछ भी ऐसे बोल के कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, और वो हमें रिप्रेजेंट करने जाना पड़ता था, ठीक है। पता नहीं आप लोग के स्कूल में होता है नहीं होता है। हम लोग तो गवर्नमेंट स्कूल से पले बड़े हैं, मतलब हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, आप सर्च कीजिएगा आपको नाम आ जाएगा उसमें। सिर्फ 75 गर्ल्स का सिलेक्शन होता है, वहां से पढ़ी हुई हूँ मैं, तो वहां हम लोगों को सारी चीजें कराई जाती थी। तो कई फैमिलीज ऐसी थी जहाँ पे कुछ पेरेंट अपनी जो बेटी है, जो फीमेल चाइल्ड है, उसको दूध ही नहीं देते थे। अगर वो मिल्क ले रहे हैं वो सिर्फ अपने बेटे को देते थे, कहते थे कि नहीं ये जो है ये मेरा नाम रोशन करेगा, ये बुढ़ापे में मेरे साथ रहेगा, ये लड़की क्या है, इसको तो शादी करके चले जाना है बाहर। अब देखिए, अब ये आज के डे में भी अभी भी अगर आप जाएंगे ना तो कभी ऐसे ही सर्वे करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि डिजिटल इंडिया कितना डिजिटल हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। एक बार गांव में जाके पता कीजिए आप, ठीक है। या ऐसे भी रूरल एरिया में कोई कनेक्शन हो तो वहां भी पता कीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो वही यहाँ पे ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलनी चाहिए, would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size, ठीक है। डिजायर्ड साइज क्यों बोला भाई, लोगों को समझ ही नहीं है ना कि 2 ऑफस्प्रिंग से ज्यादा जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पूरे खुद के पॉपुलेशन के लिए, पूरी कंट्री के लिए क्या है, ये डेंजर साइन है।
आगे जाके उसमें से कुछ बेरोजगारी के शिकार होने वाले हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। जिनके ऑफस्प्रिंग ज्यादा है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, और आगे जाके न्यूज़पेपर पढ़ के बोलेंगे भाई इतनी बेरोजगारी है क्या करें, तो इसमें तो आप ही का रोल है ना। टू ऑफस्प्रिंग से ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अब मैं आज आपको सिखा रही हूँ, तो आगे जाके और आप फॉलो करेंगे और आगे आप किसी और को सिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, काइंड ऑफ अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। सोशल एविल्स लाइक, आप देखिए यहाँ पे सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स etc नीड टू बी क्रिएटेड to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society, ठीक है। तो इस पेज पे जितना लिखा है ना, मैंने तो पता नहीं उसका कितना गुना ज्यादा ही लेक्चर दे दिया आपको, ठीक है। तो इसमें से तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, और मैंने खुद ही आपको रीड करके करा दिया जो काम मैं आपको करने को बोलती हूँ। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कहीं कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पेज जो था ये मैंने आपको करा दिया है, और यहाँ पे इस पैरा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें इतनी चीजें आपके पास थी, जहाँ पे मेन तरीके से आपको क्या किया जा रहा है, आपको खुद भी अवेयर ही किया जा रहा है और कोई काम नहीं किया जा रहा है, ताकि आपको जो अवेयरनेस मैं दे रही हूँ वो आप आगे जाके लोगों को सिखा सकें और समझा सकें। नॉलेज होगी तभी तो सिखाएंगे ना, हवा में तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके, तो जब हम लोग यहाँ पे इस पार्ट को देखते हैं, ये जो पार्ट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, एक क्वेश्चन हिडन है, एमनियोसेंटेसिस, और दूसरा क्वेश्चन हिडन है, ये जो टेलीविजन पे इतना ज्यादा जो आप ड्रग का ऐड देखते हैं, सहेली सहेली सहेली, बहुत ऐड आता है, इसका ऐड आता था पहले, अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स भी मार्केट में उतर आए हैं, तो वो अपनी तरफ से भी एडवर्टीजमेंट कराते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इम्प्लीमेंटेशन टर्म लिखा है यहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर यहाँ पे करी जाए तो सिर्फ इतना है कि अगर कहीं पे कोई हॉस्पिटल किसी ने बना दिया, तो हॉस्पिटल बनाना बहुत टफ टास्क है, सबसे टफ टास्क है। एक स्कूल बनाने से टफ, कॉलेज बनाने से भी टफ, एक रेस्टोरेंट बनाने से भी टफ है। मतलब अगर एक आईसीयू में एक पेशेंट को एडमिट करना है, ऐसे सोच के देखेंगे, अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई एक ना रोल प्ले के लिए एक आईसीयू बना के दिखाओ, आप नहीं कर सकते, एक साल में, 1 ईयर में आप नहीं बना सकते उसको। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, एक दूसरी कंडीशन भी बता रही हूँ, आपने करोड़ों रुपए का इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, जो आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत कॉस्टली आते हैं, उसमें से काफी परसेंटेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिया में बनता ही नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। अब सारे इंस्ट्रूमेंट्स मंगा दिए गए, इंस्ट्रूमेंट ये तो खैर मेडिकल लेवल पर तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं आप में से किसी बच्चे को बोल दूं ये लो सेंट्रिफिकेशन मशीन रखा है, सेल सेल चैप्टर में पढ़ा था ना कि सेंट्रिफिकेशन किया जाता है तो न्यूक्लियस का साइज सबसे भारी है, वो सबसे नीचे होगा, राइबोसोम्स सबसे छोटे छोटे हैं, सबसे हल्के वो ऊपर होगा। मैं सिर्फ आप सारे बच्चों को सामने लैब में बैठा के इतना बोल दूं ना, ये लो चलो, ये मैंने एक मटेरियल दिया है, इसका क्या करके दिखाओ, सेंट्रिफिकेशन करके दिखाओ, आप एक बार मेरा मुंह देखिए, एक बार उस इंस्ट्रूमेंट का मुंह देखेंगे, फिर आप ये सोचेंगे इसका करना क्या है। बात समझ आई, ठीक वही कंडीशन होगी कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, सब कुछ है आपके पास, टूल अवेलेबल है, बट प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज जो है वो क्या है, एब्सेंट है, नहीं है आपके पास। और जो मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए वो भी नहीं है आपके पास। एक छोटा सा जो ब्लड टेस्ट भी होता है ना, तो नॉर्मली ऐसे ब्लड टेस्ट नहीं होता, ब्लड टेस्ट के लिए भी केमिकल्स आते हैं, तब ब्लड टेस्ट किया जाता है, समझ गए। तो छोटे छोटे एक एक लाइन में कितनी वास्ट वास्ट मीनिंग जो है वो छुपी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception। abortion मतलब तो आप जानते हैं, जो
प्री मैच्योर जो फीटस है उसको रिमूव करा देना, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि ओवम को स्पर्म से फर्टिलाइज ना होने देने के लिए जितने भी मेथड्स अप्लाई किए जाए, क्योंकि आगे जाके हम लोग सारा कॉन्ट्रासेप्शन ही पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम तो आपने सीख ही रखा, और लास्ट में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स also required to provide more efficient care and assistance to people। पहले क्या होता था ना कि बहुत छोटे छोटे टेस्ट वगैरह जो है जब होते थे तो बोलते थे बहुत ज्यादा, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड चीजें बहुत कम थी, तो अगर एक दिन टेस्ट हो गया तो पेपर पे लिख भी दिया, तो जो प्रेस्क्रिप्शन होता था उस पे हाथ से लिख लिख के देते थे, तो कहते थे अब लिखने वाले को भी समय चाहिए, कहते थे आप जाइए कल आके शाम में अपना ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट ले लीजिएगा। आज के डे में क्या है, कई जो क्विक, अब आपको हीमोग्लोबिन का अगर टेस्ट कराना है तो आप बैठिएगा तो 5 मिनट आप खुद भी कर सकते हैं अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट, ठीक है। आगे जाके ग्रेजुएशन में जाइएगा तो लैब में आपको खुद भी करना है, मेडिकल कॉलेज में जाएगा वो तुरंत ऐसे क्विक रिस्पॉन्स देता है वो। तो अब आज के डे में क्या है कि अगर आपके पास जो डेटा अवेलेबल है तो तुरंत कंप्यूटर के हेल्प से आप उसको प्रिंट करके आप उसको अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा ये एफिशिएंट केयर जो है और पीपल को जो असिस्टेंस है ये प्रोवाइड करा पाएगा, ठीक है। अब एक हम लोगों के पास नया टर्म है, आपने सुन रखा होगा, इसलिए सुन रखा होगा ना कि अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो भी आपने ये वर्ड, ये टर्म जो है आपने जरूर सुना होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमनियोसेंटेसिस, तो पहले इसको समझेंगे ध्यान से, काफी आसान है समझना। क्यों आसान है कि एमनियोन के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है वो, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो वहीं से एक टर्म आता है आपके पास एमनियोसेंटेसिस। क्या आता है, एमनियोसेंटेसिस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एमनियोसेंटेसिस क्यों हो रहा है, क्यों बनाया इसको, जब इतना ज्यादा फीमेल फीटिसाइड होता है, लोगों ने जेंडर पता किया फीमेल है उसको अबॉर्ट करा देते हैं, तो क्यों कराया फिर ऐसा करने के लिए। मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स मैं आपको सिखाऊंगी चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। तो जब मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ऐसे ऐसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मैं एक थैलेसीमिया का एग्जांपल आपको दे दूं, मैं सिखाऊंगी आगे जाके, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज दिस। तो देखिए, तो उसमें अगर वो जो चाइल्ड है अगर उसका बॉर्न हो गया तो आप, मतलब उस बच्चे का दुर्भाग्य लगा लीजिए कि वो जिंदगी भर इस बात को कोसेगा कि मुझे आने क्यों दिया इस धरती पे। तो वैसे बच्चे जिनको जन्म से लेके और मरते दम तक सिर्फ पेन ही टॉलरेट करना है, तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है। देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर ये इमेज है, इसको देखने के बाद कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जो समझ नहीं सकता। देखिए एक नीडल के हेल्प से क्या किया जाता है, इसके अंदर जो फ्लूइड है ना उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। भाई ये पूरा का पूरा पाउच है दैट इज एमनियम, और जो फ्लूइड है इसके अंदर दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड अवेलेबल है ना, ये फ्लूइड जो है इस बच्चे का पूरा क्रिस्टल क्लियर क्रोमोसोमल डिटेक्शन जो है वो बता सकता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा, ये बता देगा कि 1 से लेके 23 क्रोमोसोम तक का जो इसका पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है। तो जन्म के पहले जो यहाँ पे डायग्नोसिस किया जा रहा है किससे, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड से, उसको हम लोग एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या समझते हो एमनियोसेंटेसिस का मतलब, तो आपको बोलना है कि एमनियोसेंटेसिस में क्रोमोसोमल डिटेक्शन किया जाता है। पहले तो क्रोमोसोमल डिटेक्शन को अपने दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है। कैसे किया जाता है, पहले मैंने क्या सिखाया आपको, क्या किया जाता है क्रोमोसोमल डिटेक्शन। इवन अगर मैं बताऊं
जो फीमेल फिटिसाइड करते हैं, फीमेल का पता लगा के, वो भी तो क्रोमोसोमल डिटेक्शन ही कर रहा है ना, वो तो यही देख रहा है कि 23rd नंबर क्रोमोसोम पे क्या है, XX है या XY है, वो भी तो यही देखने का। तो इसको इस बात के लिए नहीं लाया गया था कि जेंडर पता करे कोई। आपने देखा होगा जितने भी सेंटर्स होते हैं इसके, उसके ऊपर में, मतलब मेरी 2000% गारंटी है, आप किसी भी ऐसे सेंटर पे चले जाइए जहां पे एमनियोसेंटेसिस की रिपोर्ट आती हो, उस पे देखिए एक वार्निंग या कॉशन लिखा होगा कि यहाँ पे हम जेंडर नहीं बताते और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, या गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। लेकिन मानने वाले तो मानते नहीं है, ना हॉस्पिटल वाले मानते हैं और ना पता लगाने वाले मानते हैं, सब ओवर स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर कोई आपसे पूछे कि एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, तो एमनियोसेंटेसिस में क्रोमोसोमल डिटेक्शन इज द कीवर्ड। क्रोमोसोमल डिटेक्शन करते हैं हम। कैसे करते हैं? तो कैसे करेंगे हम? बाय डायग्नोसिस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। समझ आ गया? दो ही बातें सिखाई मैंने। एमनियोसेंटेसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोमल डिटेक्शन। देखिए मैं लिख देती हूँ मैं जो बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Amniocentesis is a prenatal diagnostic test in which a small amount of amniotic fluid is removed out to determine any genetic abnormality। ठीक है, यही पता लगाने के लिए तो आया ही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमनियोसेंटेसिस, तो आपको बोलना है एमनियोसेंटेसिस इज द amniocentesis is the chromosomal detection technique of developing fetus by, कैसे पता लगा रहे हैं? डायग्नोसिस ऑफ very small amount amniotic fluid। बस इतनी सी बात है। यहाँ पे आपके पास दो कीवर्ड निकला, एक क्रोमोसोमल डिटेक्शन लिखना जरूरी है। टीचर आपसे जानना चाहते हैं क्या किया जाता है, क्या पता लगा रहे हो, तो क्रोमोसोम का पता लगा रहे हैं। क्यों पता लगा रहे हैं भाई? जेनेटिक डिसऑर्डर यही तो बताएगा, यही बताएगा कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी क्या क्या है या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी नहीं है। दोनों चीजें कौन बताएगा? यही एमनियोसेंटेसिस बताएगा। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसको लाया गया था, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका मिसयूज करना इस्तेमाल कर दिया। और मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत मिसयूज हो रहा है, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है इसका, ठीक है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये था आपके पास, देखिए लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे स्टैट्यूटरी बैन है ऑन एमनियोसेंटेसिस ऑफ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अभी भी देखा आपने, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड। और अब हवा में तो पता नहीं चलेगा ना किसी को, और अगर पैदा होने के बाद भी लोग क्या करते हैं, उसको टॉर्चर ही करते हैं। टॉर्चर ही हुआ ना, मेंटल टॉर्चर हुआ एक तरीके से। जब एक फीमेल खुद की फैमिली में देख रही है कि मुझे बार बार इंफीरियर फील कराया जा रहा है, तो तब से लेके बड़े होने तक क्या है उसकी, टॉर्चर ही एक तरीके से। अगर पता चल गया तब भी टॉर्चर है, तब भी डेड हो जाना है।
अगर नहीं पता चला तो बर्थ होने के बाद भी टॉर्चर है। तो करेक्शन कैसे होगा? सवाल ये उठता है कि करेक्शन कौन करेगा? तो करेक्शन मेंटालिटी से होगा। करेक्शन किससे होगा? इसका मेंटालिटी बदलने से होगा। बाकी कितना भी कोई करोड़ों का इंस्ट्रूमेंट लगा ले, कोई कितना भी माइक पे खड़ा होकर भाषण दे ले, उससे कुछ करेक्शन नहीं होना। ठीक है, कैसे चेंज होगा? तो मेंटालिटी से चेंज होगा ये। ठीक है, फिर यहाँ पे massive child immunization etc are some programs that merit mention in this connection। अब देखिए, एक क्वेश्चन था एमनियोसेंटेसिस का, मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर करा दिया। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल दूं नहीं पूछा गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में बिल्कुल पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है। ठीक है, और घुमाता भी उतने अच्छे से वो क्वेश्चन है। उसमें लिखा गया है, एक ऑप्शन में क्या है कि इट डिटरमिन्स द सेक्स ऑफ द ग्रोइंग फीटस। जानबूझकर लिखा उसने ऐसा, क्योंकि 99% बच्चे उसी में टिक करेंगे। हाँ, एक और चीज है, अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे ना कि मैम अगर हमें एग्जाम में दिया जा रहा है कि डेवलपिंग फीटस के सेक्स को पता किया जाता है या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को पता लगाया जाता है, तो इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शंस थे उसमें सारे ऑप्शन सही थे, गलत कुछ भी नहीं था। लेकिन क्यों किया जाता है, अगर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टू डायग्नोज जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। इसको लाया ही इसलिए गया है कि क्रोमोसोम में अगर कहीं कोई एरर है, कुछ अगर पता चले। जैसे आपको अगर याद हो तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए, अगर इमेज अवेलेबल हो तो मुझे समझाना ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे तो खैर अब आज की डेट में क्या हो गया ना, मूवीज वगैरह भी बहुत सारी बना देते हैं इसके, लोगों को अवेयर करने के लिए, बताने के लिए। बट कितने लोग अवेयर होंगे वो तो डिपेंड करता है, पीपल टू पीपल। देखिए, आपने ना ये 2 सिस्टर्स का नाम सुना होगा, एक का नाम है सबा, दूसरी का नाम है फराह। ठीक है, इनकी बॉडी यहाँ पे ज्वाइंट है, तो आपको क्या लगता है बहुत हैप्पी लाइफ होगी इनकी? हैप्पी होंगी ये? अब मतलब इनकी जो पूरी लाइफ है वो क्या है, हेल है। भाई गवर्नमेंट ने बहुत अनाउंस कर दिया हम इतने पैसे देंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे। लेकिन फिर जन्म लेने के बाद फिर डॉक्टर के अलग अलग डिस्क्रिप्शन आने स्टार्ट हुए, सबने अलग अलग अपना स्टेटमेंट देना स्टार्ट किया कि हम क्योर करेंगे, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे। नहीं, भीतर से सब डर रहे थे कि भाई अगर सर्जिकल कुछ किया जाता है, भाई अब आप कॉमन सेंस लगा के देखिए ना, भाई यहाँ पे ब्रेन टू ब्रेन कनेक्टेड है, बॉडी का एक साइड और एक पार्ट जो है कनेक्टेड है, तो इनको कैसे बचाया जा सकता था? इनको इस अगर इसकी मदर ने एमनियोसेंटेसिस करा के डॉक्टर से पूछा होता कि भाई एक बात बताओ, जो ग्रोइंग फीटस है वो हेल्दी है कि नहीं है, डॉक्टर ने बोला होता हेल्दी नहीं है। अगर मैंने आपको ऐसे भी सिखा रखा है कि 3rd मंथ के एंड होते होते उसके पहले ही सारी चीजों के बारे में क्रिस्टल क्लियर वहां पे पता लगाया जा सकता है आसानी से। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको डायग्नोज करके उसको डॉक्टर इन्फॉर्म कर देते कि भाई ऐसा है, ये बच्चा जो है ये हेल्दी नहीं है। हेल्दी तो खैर बहुत दूर की बात है, ऐसा थोड़ी है कि उसका ग्रोथ कम है चाहे हार्ट बीट कम है। ये तो एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से ये तो मतलब आप ये लगा लीजिए कि इन जो सिस्टर्स जो हैं ये, इनको कितनी दिक्कत होती है, कितनी प्रॉब्लम होती होगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। तो रीजन, और जब ये निकल के सामने आते हैं तो इनके पेरेंट्स भी रूरल एरिया के निकलते हैं, उनको फैसिलिटीज उतनी नहीं मिली थी, उन्होंने पता नहीं लगाया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सोचे कि नॉर्मल है, तो उसका भुगतान किसको भुगतना पड़ता है? अब क्या बोलेंगे, इन बच्चों की थोड़ी गलती है जिनको भी देखा आपने, नहीं वैसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसको लाया इसलिए गया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पैरा है आपके पास, research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies, जिनको NGOs बोलते हैं आप, उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे, non-governmental organizations या agencies, to find out new methods and or to improve upon the existing ones। फिर कह रहा है डू यू नो दैट सहेली, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट आया था तो बच्चा बच्चा फेमिलियर है इसके नाम से। ठीक है, व्हाट इज दिस? ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। क्या है ये? पिल है ये। ठीक है, आज के डे में
इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है जिसको कि इस बुक में नहीं लिखा गया है। आज के डे में मार्केट में ऐसे ऐसे इंजेक्शन अवेलेबल हैं जिसको एक बार लेने के बाद 6 मंथ्स तक जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होगी ही नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं आज के मार्केट में। तो चैप्टर्स रिड्यूस्ड हुए हैं, पोर्शन कट किया गया है, लेकिन जहां जहां पे मिस्टेक्स है उसमें करेक्शन नहीं किया गया, नई चीजें नहीं डाली गई। जैसे जो पुराना मैरिजेबल एज था ना फीमेल के लिए 18 ईयर्स और मेल के लिए 21 ईयर, नई की प्रिंटेड किताबों में वही एज इट इज प्रिंट करके दे दिया है, वही थोड़ा इम्प्लीमेंट करा के दे देते अगर करेक्शन ही करना था। खैर कोई बात नहीं, उसको हम लोग करेक्शन करते चलेंगे बीच बीच में। तो ये तब की बात करी जा रही है, पहले हम इसकी बात कर लें, जो एज इट इज था उसको वैसे ही आपको सीखना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप्ड सहेली, किसने बनाया इसको? तो साइंटिस्ट की टीम ने लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको शॉर्ट में CDRI बोला जाता है। क्या बोला जाता है? CDRI बोला जाता है। तो सहेली यहाँ पे न्यू इसलिए लिखा जा रहा है, 2006 का पुराना डेटा है, ये 2006 के पहले का है। आप बैठे हैं 2023 में और ये डेटा है 2006 के पहले का, तो न्यू तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है। 2006 और 23 कितने साल का गैप, उसमें भी 2006 के पहले जो चीजें चलती चली आ रही थी मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, 2006 के पहले जो है ना एनसीईआरटी की बुक और मोटी आती थी, बहुत मोटी आती थी। वो बुक्स ना मैं आपको ना वो बुक दिखाऊंगी एक दिन, ठीक है, कि 2006 के पहले एनसीईआरटी की बुक कैसी आती थी। फिर आप देख के ना बोलिएगा कि आपका बहुत गुड लक है जो इतनी पतली पतली किताबें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो जब आप इसमें बात करेंगे तो भाई जो 17-18 साल जो पुराना डेटा है, तो 17 साल का, एक साल में तो यहाँ चीजें हवा पानी सब बदल जाता है। कहाँ 17 साल, कहाँ 17 ईयर्स, समझ गए? तो 17 ईयर्स पुरानी बात है, तो तब के लिए नई थी, इसलिए आप कहीं आपके दिमाग में हो न्यू, भाई आप बोलेंगे न्यू कैसे आज के डेट में, तो ये बहुत पुराना है, सबसे पुराना है, तो ये तब की बात है ये। ठीक है, तो फिर जब यहाँ पे इसकी बात करी जाती है तो इसको बनाया किसने? CDRI लखनऊ। इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में एक ऐसा ड्रग जो है उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है ये? यहाँ पे बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल मोर्टेलिटी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो पहले, हाँ एक और चीज है, आगे आपके एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट भी दिया जाएगा किस बारे में, कि जो इतना ज्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का जो रेट है उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो आज हम लोगों के बीच में जो मेडिकल फैसिलिटीज है, हाँ ठीक है, अभी बहुत सारी खामियां हैं, नो डाउट, बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारी कमी है, लेकिन अगर पुराने टाइम के कॉम्परेटिवली देखें तो पुराने टाइम के कॉम्परेटिवली तो मच बेटर है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, वहां पे इतनी जो सिटीज में है उनको नहीं फील होता। एक बात मैं ये भी बता देती हूँ, अब जैसे यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, आप जहाँ जिस सिटी में रह रहे, सारी चीजें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो ये नहीं कि आप सिर्फ अपने आप को देख के उसी चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे। आगे भी जब बॉटम लेवल पे जाएंगे तो आपको चीजें जो है वो समझ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो फैसिलिटीज इंक्रीज हुई हैं उसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब न्यूबॉर्न जो है ना उसको वहां पे इन्फेंट बोला जा रहा है। ठीक है, फिर increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems, etc. All indicate improved reproductive health of the society. अब यहाँ पे पैरा 4.2 है, यहाँ पे ना सबसे बड़ा जो जोक है और जो सबसे बड़ा मजाक है वो ये है कि हमारे इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए ना इंक्रीज्ड वर्ड भी कम पड़ गया था। इसके लिए इसने क्या लिखा है, रॉकेटेड लिखा है। क्या लिखा है? मेरे ख्याल से ये पहली किताब है और फर्स्ट बुक में मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर वाले भी ये वर्ड जो है वो ऐड नहीं करते, यूज नहीं करते। ठीक है, इंक्रीज्ड ही लिखते होंगे गवर्नमेंट के डर से, बट यहाँ पे क्या लिखा गया है? रॉकेटेड लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डेटा क्या दिया जा रहा है, क्या चीज बताई जा रही है, देखिए। ये बात अलग है कि मतलब बहुत ज्यादा ये क्या है, इजिली विजिबल है आपको,
मतलब बहुत अच्छा सिग्निफिकेंटली आपको विजिबल है कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इनहेंस हुई है, ठीक है। However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact. एक और खतरनाक वर्ड क्या यूज कर रहा है, एक्सप्लोसिव, जैसे जैसे कोई बॉम्ब हो, ब्लास्ट करने वाला हो, तो इसमें लिखा है यहाँ पे एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन 2000 मिलियन इन 1900, अब यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रॉकेटेड वर्ड जो इसने यूज किया ना, शायद ये भी छोटा है इसके लिए, ठीक है। तो अबाउट 6 बिलियन, ठीक है, कहाँ 2 बिलियन और कहाँ 6 बिलियन बाय 2000। A similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion mark by 2000 and crossed 1 billion in May 2000. ये भी बेचारा, ये तो 2000 का ही डेटा दे रहा है, 2023 में सोचिए क्या हालत है, ठीक है। That means every 6th person in the world is an Indian. मतलब जैसे कैसे हम ऑर्थ्रोपोडा पढ़ा रही थी, मैं आपको ऑर्थ्रोपोडा में पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बोला था इस धरती पे जितने पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से 10 में से 8 क्या है, ऑर्थ्रोपोडा है। वही हालत यहाँ पे क्या है, इंडियन की है, कि पढ़ने की नौबत आ रही है कि 10 में से 6 बंदे क्या है तो इंडियन है, 6% क्या है, इंडियन है, ठीक है। अब इसके लिए बोल क्या रहे हैं, अवेयरनेस को दोष नहीं दे रही है क्योंकि हमें किताबें पढ़नी पड़ रही है, ये नहीं बता रहे कि इंडिया में आज तक फैमिली प्लानिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, गांव में जाके देखें कितनी इंप्रूव्ड हुई है, आज भी बहुत प्रॉब्लम्स है वहां पे, एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। मतलब ये अपनी तरफ से जो आपको डेटा बता रहे हैं, कह रहे हैं हमने मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी कर ली है, हमने मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को इतना कम कर दिया है कि जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो एकदम ब्लास्ट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो people in reproducible age are probable reason for this. Through our RCH programs, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to the 2001 census, क्या होता है census, जो काउंटिंग जनगणना जिसको हिंदी में बोलते हैं, every 10 years में किया जाता है। The population growth rate was still around 1.7%. देखिए यहाँ पे है 1.7%, दैट इज 17 per 1000 per year। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार नीट के एग्जाम में कि जब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हम देखते हैं और इन्फेंट मोर्टेलिटी हम रेट देखते हैं या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हम देखते हैं, उसको किस में कैलकुलेट किया जाता है, परसेंट में, पर 1000 पर ईयर में, पर 100 पर ईयर में, पर 10,000 पर ईयर में, तो पर 1000 पर ईयर आंसर था उसका, ठीक है। A rate at which our population could double in the 33 years. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements. वो तो आपको पता ही चलता होगा जब आप एक स्टेशन से गुजरते हैं और वहां जो आपको बेगर्स का नंबर दिखता है, मतलब एक बहुत अमीर इंसान अगर सोचे ना कि मैं हर एक बेगर को 1-1 रुपया बांटू, बेचारा खुद ही गरीब हो जाएगा। ये हालत हमारे इंडिया की, समझ गए। That is food, shelter and clothing. In spite of significant progress made in those areas, therefore the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate, ठीक है। और जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है ओवरकम करने का इस प्रॉब्लम से क्या है, एक ही तरीका है कि पॉपुलेशन ग्रोथ पे ना लगाम लगानी पड़ेगी। कैसे? टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। इसके बाद का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। यहाँ तक तो जो बेसिक कुछ 3 क्वेश्चन अभी तक आपके पास आए। क्वेश्चन नंबर 1 वाज amniocentesis. क्वेश्चन नंबर 2 इज द इंस्टीट्यूट विच डेवलप्ड सहेली CDRI। और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जब हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको सिखाया कि जो हेल्थ की डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग, तो ये आपको क्या करना है। हाँ, एक और है
कि जो RCH प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है, उसमें आपको कुछ 2-3 एरर लिखे थे और एक सही लिखा था। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। तो ये सारी चीजें जो है बस आपको छोटी-छोटी बातें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ Yes, तक ma'am. क्लियर है?